उसको ही देखो कि स्पेरिकल सरफेस में कैसे हीट फ्लो होगा। एक ये स्फीयर है, सॉरी सिलेंड्रिकल सरफेस में करते हैं पहले। इसका टेम्परेचर है T1, रेडियस है A। दूसरा आपका ये सिलेंडर, आउटर सिलेंडर, इसका टेम्परेचर है T2 एंड रेडियस इज B। तो इसमें बस आप ट्राई करो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना है आपको। और मैंने लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट मतलब डायरेक्शन कैसे होगा हीट फ्लो का, रेडियली आउटवर्ड, राइट। और जहाँ पे हम थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है L अपॉन के ए, जिसमें L होता है लेंथ अलोंग फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ हीट, और A होता है एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ हीट, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आप उसको बोल सकते हो, राइट। जिसमें हमने देखा था dq बाई dt क्या होता है के ए अपॉन एल T1 माइनस T2। तो आप कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, हाँ इसमें थर्मल कंडक्टिविटी के ले लो, कांस्टेंट के इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। ट्राई करो आराम से। ये जो हमने किया था किसके लिए था, एक रॉड के लिए लेंथ के अलॉन्ग हीट फ्लो हो रहा था, जिसमें T1 एंड T2 एंड के टेम्परेचर थे और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, कांस्टेंट था, राइट। आपको उसके लिए बता भी देता हूँ क्या करना है। एक छोटा सा पार्ट लेंगे हम, राइट। एक क्या बनेगा आपका, सिलेंडर बनेगा ऑफ रेडियस R। कौन सा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, जिसका थिकनेस है dr। सेंटर से R डिस्टेंस पे एक सिलेंडर ले लो जिसका थिकनेस है dr, और उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। रेजिस्टेंस वो क्या आएगा, d कैपिटल R, मतलब आप छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और एक बार आपको नेट रेजिस्टेंस मिल गया तो ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट कर सकते हो। करो, ट्राई करो। प्रैक्टिस के लिए HCV का कंडक्शन तो हो जाएगा ना अभी, और आज हम करेंगे तो शायद आप कन्वेक्शन और रेडिएशन के भी क्वेश्चन कर सकते हो। आज रेडिएशन भी कर हो जाएगा मतलब हमारा, हाँ उसका थोड़ा सा पार्ट, राइट।
L इज इक्वल्स टू 2r, नहीं L को L ही ले लो, लेंथ को लेंथ ही ले लो L, इन टर्म्स ऑफ L। अच्छा इस फॉर्मूला में लेंथ पूछ रहे हो क्या, अगर dr लेना है तो? अच्छा आप उसको थोड़ा एनालाइज करो। देखो आपका जो हीट फ्लो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्ट मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सपोज ये सिलेंडर है, एक आर्बिटरी सिलेंडर जो आपने लिया है अंदर वाला, जिसका रेडियस है r, जिसका थिकनेस है dr। अब ये जो dr थिकनेस है ना, आप देखो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे, तो आपको लेंथ कितना लेना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे क्या बोला था, लेंथ जो होता है अलोंग द फ्लो ऑफ हीट होता है। आपको ऐसे नहीं लगता कि जब आप dr लोगे तो आपको लेंथ dr लेना पड़ेगा, स्मॉल dr, राइट? क्योंकि यहाँ से फ्लो हो रहा है वो dr रेडियस के थ्रू, हाँ सर। स्मॉल थिकनेस के थ्रू, सॉरी, रेडियस के अलोंग फ्लो हो रहा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो जो लेंथ आएगा वो आपको आएगा dr, d स्मॉल r। एरिया कितना आएगा बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके लिए? एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट। हाँ बोलो बोलो। 2 पाई आर एच 2 पाई आर एल, राइट? एल एल, हाँ एल हमने लिया है, करेक्ट। 2 पाई स्मॉल आर एल। तो योर रेजिस्टेंस फॉर दिस स्मॉल पार्ट, जिसके लिए हमने dr लिया है, वो क्या हो जाएगा, L अपॉन के ए लिखेंगे उसको, तो योर dr विल बी d स्मॉल r डिवाइडेड बाय k इंटू 2 पाई r l, करेक्ट। अब आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे r के रिस्पेक्ट, करेक्ट। r की लिमिट क्या डालनी पड़ेगी हमको बताओ, रेडियस की लिमिट फ्रॉम ए टू बी। a टू b, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे हम, 2 पाई के एल बाहर आया, 1 बाय आर का इंटीग्रेशन होता है आपका ln r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डिवाइड, तो आपको ये आ गया नेट रेजिस्टेंस 2 पाई के एल ln b बाय a फॉर सिलेंड्रिकल कंडक्शन, ठीक है, जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, हम क्या निकालेंगे, बस नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, उसका कोई भी स्मॉल पार्ट ले लो, राइट। एक बार आपको रेजिस्टेंस आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस, तो आपको फॉर्मूला पता है, रेट ऑफ फ्लो इज T1 माइनस T2, अंदर से बाहर फ्लो कर रहा है सपोज, इन विच T1 इज ग्रेटर देन T2 डिवाइडेड बाय R। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई के एल इंटू T1 माइनस T2 divided by, this will be a rate of heat flow for cylindrical path। सर हम ऐसा डबल सिलेंडर क्यों ले रहे हैं, एक ही सिलेंडर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो जो सिलेंडर है ना वो हॉलो सिलेंडर है। देखो आप ए पे उसका टेम्परेचर T1 दिया है, और जब उसका रेडियस भी हो गया तो टेम्परेचर T2 है, और उसके बीच में मटेरियल है कुछ। देखो अगर वहां पे मटेरियल नहीं होता तो कंडक्ट कैसे होता हीट, उसके बीच में एक मेटल है, कंडक्टर है, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, राइट, ए और बी के बीच में।
तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है, उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। पहले क्या था उसका, रेडियस ए था तो 2 पाई ए इंटू एल था पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर जब टेम्परेचर T2 हुआ बाहर के लिए, तब 2 पाई बी इंटू एल है। तो एरिया चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमको एक आर्बिटरी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे, एक dr थिकनेस का सिलेंडर लेना पड़ेगा ना, सो दैट हमें एरिया भी आ जाएगा और उसके थ्रू कितना रेजिस्टेंस है वो भी आ जाएगा। हाउ टू गेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो मैंने बोला कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट है, राइट, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट। तो यहाँ पे हीट फ्लो का डायरेक्शन अगर रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड हर केस में ले लो, ऊपर भी, ऊपर से भी जाएगा, राइट, एक बीच वाला पॉइंट लोगे आप, उधर से भी क्या है, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है। तो देखो ना, हीट जो है वो परपेंडिकुलर कौन से सरफेस को है, वो कर्व वाले सरफेस को है। ये जो आपका कर्व सरफेस है, ये वाला पूरा, दिस विल बी योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि उसको हीट का जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ हीट का, वो परपेंडिकुलर, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डेफिनेशन ही वही है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट। देखो और एक बार पता चल रहा है क्या आपको, राइट, हर केस में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है। तो रेडियली आउटवर्ड लेके जाओ हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, तो आपको एरिया मिल जाएगा कर्व सर सरफेस। इंटीग्रेट करते हो 2 पाई DRL होना चाहिए ना। इंटीग्रेट करते वक्त क्या होना चाहिए था, सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं समझा मैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पूरा ये एरिया होगा ना जहां से हीट फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो हीट आपका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हाँ करेक्ट, तो 2 पाई आर, तो वो उसका ये आ गया सरकमफेरेंस, राइट। जब भी हाँ आप कर्व सरफेस का एरिया निकालते हो तो कैसे निकालें, इतना पता चल गया कि कर्व सरफेस है उधर हाँ परपेंडिकुलर। देखो कोई भी सिलेंडर का ये होता है फ्लैट सरफेस ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है फ्लैट सरफेस, और जो बीच वाला है वो पूरा का पूरा क्या है, कर्व सरफेस है ना ये, हाँ right? तो बस उसको परपेंडिकुलर, वो कर्व सरफेस को आपका हीट फ्लो का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, फ्लैट सरफेस के अलोंग हीट फ्लो हो रहा है, देखो फ्लैट सरफेस के अलोंग हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेंथ कैसे आ रहा है dr, एरिया कैसे आ रहा है वो समझ लो, क्योंकि यही आपका बेस होगा। फर्स्ट स्टेप यही है, क्योंकि एक बार आपको रेजिस्टेंस आ गया तो आप कर लोगे, थर्मल रेजिस्टेंस। एक सेकेंड, अभी इसके बाद में आपको देता हूँ स्पेरिकल सरफेस, तो आप अपने आप कर लोगे, देखो स्पेरिकल कंडक्शन। अब एक अंदर छोटा स्फीयर होगा, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है a एंड टेम्परेचर इज T1, और बाहर एक दूसरा स्फीयर है जिसका टेम्परेचर है T2,
और रेडियस है b। इनके बीच में मैंने रखा है कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, जिसका कंडक्टिविटी है k। अब इसमें बताओ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना आएगा, dq/dt। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शन, करेक्ट। यहाँ पे इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, देन अंदर से बाहर हीट फ्लो करेगा एंड अगेन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो वही है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, dr, एक छोटे पार्ट का। करो, ट्राई करो। थर्मल रेजिस्टेंस, राइट। वन बाय 4 पाई इंटू ए इंटू बी, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक स्मॉल पार्ट। तो मैंने r डिस्टेंस पे एक स्फीयर लिया, ठीक है। आर्बिटरी स्मॉल r डिस्टेंस पे एक स्फीयर लिया जिसका थिकनेस कितना है, dr, d स्मॉल r। तो जब आप उसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, पहले तो बताओ, dr। हाँ, आर्बिटरी स्फीयर की हम बात करेंगे, वो अंदर वाले, सॉरी, जो मैंने लिया है अभी, जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बताओ। आपको पता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या 4/3 πr3। स्क्वायर होगा ना। हाँ, 4 पाई सरफेस एरिया लेंगे ना आप, क्यूब अच्छा की बात हाँ, कर रहे सॉरी हैं। सॉरी। जस्ट 4 पाई r², राइट। आपने वॉल्यूम बता दिया, कोई नहीं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा उसका, दिस विल बी dr अपॉन k इंटू 4 पाई r², राइट। फिर इंटीग्रेट करेंगे हम, dr का इंटीग्रेशन a टू b। तो आपको नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा थर्मल, 1/4 पाई के कांस्टेंट आया इधर, और 1/r² का कितना होता है इंटीग्रेशन, -1/r। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देंगे वहां पे। तो 1/4 पाई के, आपने शायद थोड़ा सा अलग किया है, देखो, ओम, 1/a माइनस 1/b होगा,
इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या होगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई के इंटू ए बी। सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन में ऐसे हॉलो ही होगा अंदर से। हाँ मतलब इन द सेंस उसका जो टेम्परेचर T1 है ना, तो आपको T1 से T2 फ्लो करना है, राइट, करंट को, हीट को। हाँ तो अंदर वाले इसको आपको हॉलो ही अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी अगर कोई थर्मल मतलब आपने मेटल डाला हुआ है तो फिर अंदर भी हीट फ्लो होगा ना, राइट। हाँ तो अंदर हीट फ्लो ना होने के लिए वहां पे उसको हॉलो रखता है। L इक्वल्स टू डी आर अज्यूम किया, नहीं यहाँ पे होगा ही ना L इक्वल्स टू डी आर। जैसे सर सर अगर हमने अंदर वाला सॉलिड अज्यूम किया और बाहर वाला हॉलो किया तो रेडिएशन होगा क्या? हाँ, फिर आपको कंडक्शन होने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, दैट्स इट। देखो मैं आपको लेंथ डी आर कैसे है वो एक बार बताया, तो आपको हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो तो पता है, ये ऐसा है पूरा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इन ऑल डायरेक्शन, जिसमें आपका एरिया क्या लिया हमने, अंदर से बाहर जा रहा है, इसमें हमने एरिया क्या लिया, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो लेंथ है, मैंने क्या बोला था, लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है, लेंथ अलोंग फ्लो ऑफ हीट, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये लेंथ लेना पड़ेगा ना आपको, राइट, ये लेंथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही कंडक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं स्मॉल डी आर के लिए। एक स्मॉल आप जब एलिमेंट ले रहे हो तो मेरे पास इतना ही एलिमेंट है जिसका थिकनेस है डी स्मॉल आर, जिसका रेडियस है आर, राइट। देखो लेंथ डी आर कैसे है पता चला, क्योंकि लेंथ जो है वो अलोंग द फ्लो ऑफ हीट है। बाकी तो आप कर लोगे, राइट। एक बार आपको रेजिस्टेंस आ गया फिर डी क्यू बाई डी टी क्या आएगा, T1 minus T2 divided by thermal resistance, which is T1 minus T2 into 4 pi K AB divided by B minus A। यह आपका फ्लो रेट होता है इन स्पेरिकल कंडक्शन। देखो तो लेंथ कौन सा आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा आता है, वो इम्पोर्टेंट है। और इंटीग्रेशन कब करना है, जब भी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तब हम इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। हम्म, नोट हो गया सबका, बताओ। अभी आज की क्लास के बाद ना विश्वजीत, शायद आप फर्स्ट 20 to 30 क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, है ना। रेडिएशन का, रेडिएशन के भी आप कर ही सकते हो, जैसे आज हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कितने करने हैं।
जितना भी होता है। हम्म। अब देखो कुछ भी हो सकता है, एक आप क्वेश्चन ट्राई करना एज अ होमवर्क कि यहाँ पे ऐसा है और अभी आपका लेंथ चेंज हो रहा है। अभी तक जो हमने देखा था इंटीग्रेशन हमने एरिया के रिस्पेक्ट किया था, राइट? ये रॉड ही है इन विच यहाँ पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका रेडियस ले लो a और इसका रेडियस ले लो b। हाँ सॉरी, यहाँ पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ है आपका l, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है k, इस साइड में टेम्परेचर है T1, इस साइड में टेम्परेचर है T2। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, dq/dt, राइट? बस मेरे को एक बार बता दो इंटीग्रेशन कैसे करना है यहाँ पे। रॉड रॉड का पता है आपको? एक बार रॉड में इधर से इधर जब हीट फ्लो करेगा, करेक्ट, तो आपका लेंथ क्या होता है? एल, राइट? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये वाला एरिया। तो इस केस में क्या करेंगे आप? आपको पता है कि हर पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बताओ। हाँ करो, अभी ट्राई करो चाहे तो। ओके, रॉड को कोन में करने के बाद क्या होगा? लेकिन जो एक एंड का टेम्परेचर है ना ऋषि, ये तो T1 ही रहेगा और दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 रहेगा। मैं बस यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि स्मॉल पार्ट क्या होगा? इंटीग्रेशन करने के लिए स्मॉल पार्ट आपको रेजिस्टेंस निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो पहले तो स्मॉल पार्ट का रेजिस्टेंस निकालोगे आप। तो वहाँ पे स्मॉल पार्ट क्या लेना है हमको? डिस्क, करेक्ट। आप क्या करोगे? x, कोई भी x डिस्टेंस पे, राइट राइट राइट, इधर क्या लेना है आपको? एक डिस्क, x डिस्टेंस पे एक डिस्क लेंगे जिसका थिकनेस कितना होगा? dx, राइट? अभी आपके पास टास्क क्या होता है कि उस डिस्क का रेडियस कितना होगा?
व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्क, तभी तो आपको उसका सर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना, सिमिलैरिटी एग्जैक्टली ट्रायंगल। मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते तो आपका रेडियस होता है क्या होता है बताओ। एग्जैक्टली बी माइनस ए अपॉन एल, ये आपका होगा कांस्टेंट, इनटू क्या करेंगे हम एक्स। सही बोला आप, ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद भी यही आएगा, जस्ट बी हाँ सर माइनस ए समझा। बाय एल इंटू एक्स। तो फिर पता है उसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, जब आप डी आर निकालोगे तो डिस्क का फॉर्मूला ही है ना हमारे पास, एल बाई के। तो लेंथ कितना हो जाएगा अब डिस्क का। फ्लो कैसा हो रहा है, हीट का फ्लो। सर मतलब जो बड़ा है उधर से नीचे की तरफ। हाँ रॉड जैसे ऐसे ऐसे, ये हीट का फ्लो है, तो लेंथ कितना आना चाहिए वहां पे। dx करेक्ट, डिस्क के थ्रू आपका लेंथ होगा उसका थिकनेस के थ्रू जा रहा है, डिवाइडेड बाय के, और एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर बताओ, आई आर स्क्वायर। आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। फिर आप जो आर का वैल्यू इधर पुट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो डी आर टी एच कितना आएगा आपको, डी एक्स अपॉन पाई के इंटू बी माइनस ए होल स्क्वायर टू एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आर का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से आता है हा? जैसे आप क्या करते हो, पहले तो एक कोन में कन्वर्ट करके कर सकते हो, आइदर ट्राई कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, बाहर वाला और अंदर वाला। हाँ हाँ, फिर आप और दो ट्रायंगल लोगे, ये अंदर वाला और ये जहाँ पे डिस्क है वो वाला ट्रायंगल। इसको आप नोट कर दो, इस टाइप के मतलब इंटीग्रेशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास हमेशा आएंगे। तो आर्बिटरी जो आपका रेडियस है एक पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे, वो आपका क्या होता है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू जो आप डिस्टेंस ले रहे हो फ्रॉम स्मॉलर रेडियस इनटू एक्स। अब तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इंटीग्रेशन वही है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर मतलब तीन सिमेट्री ट्रायंगल से आएगा क्या? हाँ तीन सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, पहले दो सिमेट्रिकल ट्रायंगल से एक रिलेशन निकलेगा, राइट, फिर वो हम तीसरे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में पुट हाँ कर देंगे। तो ट्राई करो इसको याद ही रखो, क्यों याद रखने को बोला है मैंने, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब जब भी कोन वाले क्वेश्चन आएंगे, कोन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जहाँ पे आपका एरिया तो चेंज हो रहा है, तो फिर आप उसके रिस्पेक्ट करते हो आर्बिटरी पॉइंट के रिस्पेक्ट। तो जैसे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ जाएगा ये एक्सिस के अबाउट, फिर आप सबको मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपको सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा पूरे बॉडी का, या फिर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। हम्म, सर एक्स की लिमिट क्या डालेंगे? 0 टू एल ना, आप देखो ना, हाँ एक्स 0 से एल तक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपके लिए डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो निकालना। तो जैसे आपको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो आ जाता है, आपको लेंथ पता चल जाता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता चलता है, ये मेन पार्ट है फॉर स्मॉल पार्ट। तो जब भी आपका एरिया चेंज हो रहा है कंडक्शन में, वेनेवर आपका एरिया चेंज होगा, आपको
इंटीग्रेट करके करना होगा इस तरह से, बाकी आपको आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा ये एल 1/L, तो ओनली एल रिमेनिंग रहेगा, राइट। बी माइनस ए होल स्क्वायर, तो आपको डी क्यू बाई डी टी आएगा T1 माइनस T2 इंटू पाई के बी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। सर एक माइनस साइन आएगा ना? हाँ, माइनस साइन आएगा, राइट। बट यहाँ पे लेना होगा क्या मैंने? ठीक है, ले लो। तो देखा आपने, कभी भी आपको कुछ इंटीग्रेशन वाला ऐसे आता है कि कुछ अलग ही डायग्राम बना दिया उन्होंने और बोल दिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना है, तो आपको एक छोटा पार्ट लेके कैसे करना है पता चला। 3 क्वेश्चन किए हमने, देखो। सर माइनस साइन हीट लॉस इंडिकेट करेगा क्या? हीट लॉस ने फ्लो उल्टा करेगा बस, है ना। फ्लो उल्टा मतलब बी वाले साइड डायरेक्शन से ऑफ ए फ्लो, पे। हाँ, बी से ए, राइट। सर पर वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड है। हाँ, तो शायद मेरे को लगता है हमने रेडियस गलत लिया है। देखो एक बार यहाँ पे x जो डिस्टेंस है वो बड़े वाले इससे होना चाहिए कि छोटे वाले इससे। तो आप पूरा ये जो r है उसका डेरिवेशन करके देखो पहले। तो अभी इसको ले लो p, तो जो p अपॉन a इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा आपको? p प्लस एल अपॉन बी, राइट। छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, तो p का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? pb इज इक्वल्स टू pa प्लस al, there p will be al upon b minus a। फिर हम अंदर वाला ट्रायंगल और जो x डिस्टेंस पे वाला ट्रायंगल लेता है, तो अंदर वाले ट्रायंगल के लिए p बाय a आएगा, x डिस्टेंस वाले के लिए p प्लस एक्स अपॉन r। here r will be p प्लस एक्स इंटू a डिवाइडेड बाय p, और यहाँ पे p का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स बाय पी इंटू ए, 1 प्लस ए एल, सॉरी 1 प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए एल इंटू ए। यहाँ से आपको आता है ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। ये आ रहा है रेडियस, वो हम भूल गए क्योंकि ए तो आपका कुछ तो होगा, ए के बाद ऐड कर रहे हो आप, राइट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने क्या मिस किया उधर? ए। हियर आर्बिट्रेरी रेडियस विल बी, सर उससे साइन में कैसे फर्क आएगा? आएगा ना, ये ए प्लस हो गया, फिर आपका जो पूरा इंटीग्रेशन है, देखो रेडियस आपका अभी क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स, राइट। इसको जब आप अब यहाँ पे पुट करोगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन पूरा अलग हो जाएगा ना। करके देखो पुट, डी एक्स इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा, यहाँ पे आपको पुट करना है पहले तो। आर की जगह पे हम पुट करेंगे ए प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स
dx अपॉन के पाई a प्लस b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, राइट। हाँ तो इसका इंटीग्रेशन जो कि थोड़ा लेंदी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या इंटीग्रेशन होता है बताओ? 1/पाई के बाहर आ जाएगा, dx अपॉन और x के 2 टर्म आएंगे। एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। नहीं बट वो नीचे डिनोमिनेटर में होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो ना। हाँ तो अभी तक तो हम ए पे उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ए वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो अगर डायरेक्ट कौन होता तो हम कर भी लेते, डायरेक्ट अगर कौन होता ना तो ए का वैल्यू 0 हो जाता, राइट। फिर हमने जो आंसर निकाला तो वो आ जाता। पर तभी भी माइनस आता है ना, उसको क्या है? हाँ तो जो इनर वाला है उसका तो रेडियस ही 0 हो गया, राइट। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही नहीं है, करेक्ट। अगर पूरा आप कोन लोगे तो जो ए पार्ट है मतलब एक एंड है उसका तो रेडियस 0 हो गया अभी, हाँ राइट। तो देख लो इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मेरे को कि कल आ रहा है कि नहीं पॉजिटिव। सर बट x के 2 टर्म आएंगे ना डिनोमिनेटर में। हाँ 2 टर्म तो आएंगे, ए प्लस बी एक का होल लीनियर स्क्वायर आएगा करेंगे। और एक डिग्री 2 का। डिग्री 2 और एक लीनियर, लेकिन उसका जो इंटीग्रेशन हमको पता नहीं। डायरेक्ट आप ए प्लस के एक्स टू दी ए प्लस के एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्स की लिमिट 0 टू एल डालना है। ऐसा होता है कि ए प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू आप एक कोई टर्म पुट कर देते हो पी, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम बोलते हैं सर इंटीग्रेशन में। वो बाद में पढ़ेंगे ना। हाँ फिर भी एक बार देख लो कि मैं क्या होता है। तो यहाँ पे कि दोनों साइड अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाता है, के डी एक्स इज इक्वल्स टू डी पी, राइट। तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी पी अपॉन के, राइट। तो हम यहाँ पे इस पूरे टर्म को p पुट कर देते हैं, तो 1/पाई के इंटीग्रेशन ऑफ इसको पूरे को क्या कर देंगे, पी स्क्वायर आ जाएगा, फिर p पुट करेंगे तो, राइट। और यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, b माइनस ए बाई एल। तो dx को क्या पुट करेंगे, dp बाई के, dp अपॉन b माइनस ए बाय के। लिमिट जो है वो भी लिमिट चेंज हो जाता है कि यहाँ पे जो लिमिट था वो x का लिमिट था, 0 टू l x का लिमिट था। तो जब x 0 है तब p कितना है, a। और जब x l है तो p कितना है, a प्लस के एल, विच इज b माइनस ए बाय एल इंटू एल। तो एल एल कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट b आएगा वहाँ पे, a टू b, p का लिमिट। तो आपको आंसर आएगा 1/पाई के, ये पूरा बाहर आ गया, k अपॉन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय p स्क्वायर, राइट। देखो लिमिट इज फ्रॉम a टू b। a आएगा ना जब x को 0 पुट करेंगे तो, हाँ b माइनस ए। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1/पाई b माइनस ए डी पी बाई पी स्क्वायर का क्या होता है, 1/-p। लेकिन अब यहाँ पे b और a भी है तो क्या होगा, 1/a माइनस 1/b, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया पूरा। तो क्या हो गया बताओ,
ऊपर आएगा बी माइनस ए कट हो जाएगा, करेक्ट। तो 1/पाई इंटू ए बी, दिस विल बी योर रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, आ गया पॉजिटिव, बताओ। तो आपका यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय पाई ए बी। दैट्स इट। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे इस पूरे नीचे वाले टर्म्स को अगर आप एक पी पुट कर दोगे ना, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाता है आंसर पूरा, मतलब इंटीग्रेशन, अदरवाइज होगा ही नहीं। फिर हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो ए का डिफरेंशिएशन 0 होता है, के डीएक्स का डिफरेंशिएशन, के एक्स का डिफरेंशिएशन के इंटू डी एक्स होता है, और पी का डिफरेंशिएशन डीपी। तो यहाँ पे आपको डीएक्स आता है इन टर्म्स ऑफ डीपी। यहाँ पे dx का वैल्यू dp अपॉन k पुट किया, इस पूरे टर्म को p स्क्वायर पुट किया। k इज कांस्टेंट ना, k कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होता तो नहीं, तो फिर जाता नहीं ना वो। वेरिएबल होता तो फिर आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते उसको। k इज योर b माइनस ए बाय एल, राइट। a प्लस के एक्स लिख रहे हो ना, तो b माइनस ए बाय एल को आपने k लिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये x का लिमिट होता है 0 टू l, तो आप जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो लिमिट भी चेंज हो जाता है। जब x 0 था तब p कितना था? a, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिमिट डाला है a। जब x l था तब p कितना हुआ? तो भी डाला है, तो आया आपको b। तो लिमिट a टू b हो गया p का। सो दिस विल बी योर रेट ऑफ फ्लो ऑफ थ्रू ये जो हमने क्वेश्चन किया उसमें से। ठीक, हाँ हाँ, पता चला ना इसमें क्या हुआ, कैसे निगेटिव नहीं आया, और उसमें क्यों निगेटिव आया था? क्योंकि हमने रेडियस ही गलत ले लिया उधर। तो आर्बिटरी रेडियस होता है आपका स्मॉलर रेडियस प्लस डिफरेंस बिटवीन द रेडियस, जो स्मॉलर होगा और जो, ऐसा है ना हमारा रॉड, तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड इनटू जो x डिस्टेंस पे आपने रेडियस अज्यूम किया है वो x। ठीक है, अभी एक बस इंटरेस्टिंग चीज देखो, आपको बताना था, लास्ट क्लास में हमने वो डिस्कस नहीं किया था कंडक्शन के बारे में। फिर हम कन्वेक्शन कर देंगे स्टार्ट। देखो होता क्या है ना, जैसे एक कंटेनर है आपके पास, सपोज क्वेश्चन के फॉर्म में बताते हैं। इसकी ये जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक है। कौन सी वॉल? कर्व सरफेस वाली। और ऐसे बोल दिया कि ऊपर वाली भी वॉल एडियाबैटिक है, तीनों वॉल आर एडियाबैटिक। और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप लगाया, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, या फिर जिसमें से हीट क्या होगा, फ्लो होगा, ऑफ थिकनेस टी, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है के। ऐसे बोला यहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर का टेम्परेचर दिया है
50 डिग्री सेल्सियस, और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। थिकनेस को भी ले सकते हो आप 10 सेंटीमीटर, के ले सकते हो आप 400 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। इसके अंदर जो वाटर है, वाटर का जो मास है, तो मास ऑफ वाटर इज 2 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज कितना होता है 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, फाइंड टाइम रिक्वायर टू कूल, या फिर कूल ही बोल सकते हैं, टू कूल वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सिंपली। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे तीनों वॉल के थ्रू तो हीट फ्लो हो रहा है क्या, बताओ? नहीं, ओनली एल्यूमिनियम स्ट्रिप के थ्रू, यहाँ पे जो भी स्ट्रिप है उसके थ्रू हीट फ्लो हो रहा है। तो उसकी बात करेंगे हम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इस वॉल का टेम्परेचर कितना है अपर वाले फेस का, 50 डिग्री सेल्सियस, और जो नीचे वाला है उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ हीट फ्लो कैसे करेगा? हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी देना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो 1 मीटर स्क्वायर। बताओ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, राइट, इधर ऐसे हीट फ्लो करेगा। तो अगर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होता है, करेक्ट, 0.035 शायद सही है सेकेंड, देखते हैं ऋषि। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जब हीट फ्लो होगा, तब वाटर से क्या होगा, हीट निकलेगा, राइट। अब वाटर से जब हीट लॉस होगा तो उसका टेम्परेचर कम होना ही है। तो सबसे पहले आप निकालो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना होगा, dq/dt। तो k आपको दिया है, k, a भी पता है, लेंथ आप क्या लोगे, थिकनेस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप लेंथ लेते हो, इनटू 50 माइनस 30। तो ट्राई करेंगे पूरा हम, तो आता है 400 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.1, थिकनेस आपका 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 इंटू 20, 8000 वॉट। अब आप dq/dt को डेल्टा क्यू बाय टाइम भी लिख सकते हो फॉर बिग चेंज, राइट। ये तो कांस्टेंट है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। 4 जीरो जाएंगे। क्या बताओ? 80,000 आएगा ना अच्छा, कुछ गलत किया क्या यहाँ पे? सर, वो 0.1 ओ 80,000, ओके ओके, 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल चेंज इन हीट को हम बिग चेंज लिख लिया, डेल्टा क्यू डी क्यू को, और टाइम को क्या लिख दिया, नेट टाइम, क्योंकि ये जो रेट है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। अभी वाटर जो हीट लॉस करेगा, जब भी वाटर हीट लॉस करता है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसका हीट कितना लॉस्ट होता है बताओ? जब भी टेम्परेचर, m ऑफ मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। अब उसने डेल्टा टी ऑलरेडी दे दिया है, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होना चाहिए, उसके लिए टाइम पूछा है, राइट। बस वहाँ पे डाल देंगे डेल्टा क्यू का वैल्यू। तो सब रिलेटेड है, देखो, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी बाई टाइम इज इक्वल्स टू 80,000। मास ऑफ वाटर दिया है 2 kg, ये 42, तो डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 80,000। तो टाइम आपको आएगा 8400 बाय कट 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 कट, तो है क्या 84/800 ही आया क्या ऋषि, बताओ? तो आपका सही होगा।
84 बाय सर 0.105 आ रहा है। अच्छा अच्छा 0.105 सेकेंड। आपने क्या किया था ऋषि, कुछ हुआ था क्या? पॉइंट 105 ना हाँ सर चेक करता हूँ वापस। हाँ हाँ ये किया था ना बट आपने ऋषि, और तो कुछ किया नहीं होगा आई गेस। कैलकुलेशन में होगा फिर 0.115 नहीं आ रही है, 0.115 नहीं 105 होगा और कैलकुलेशन में। बस देखो इतना ही आपको करना है, और बाकी लास्ट क्लास में मैंने बताया था अनस्टेडी स्टेट में कैसे करते हैं। सारे कंडक्शन के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सारे ऑलमोस्ट। एक तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, या फिर जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ मैंने आपको बताया था कि किसी जंक्शन पे टेम्परेचर कैसे निकालता है स्टेडी स्टेट में, और अनस्टेडी स्टेट में रॉड कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे स्टेडी स्टेट में क्या होता है, वो जो स्ट्रिप है ना पूरा का पूरा हीट फ्लो करता है, जितना एक एंड से आता है दूसरा एंड से उतना ही जाता है स्टेडी स्टेट में। लेकिन अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है कि रॉड खुद, अब यहाँ पे आप देखोगे हमने कौन सी स्पेसिफिक हीट का यूज किया, वाटर के, राइट, हमने रॉड के स्पेसिफिक हीट का यूज नहीं किया है यहाँ पे। इसको आप समझ लो थोड़ा सा, राइट। रॉड यहाँ पे हीट खा नहीं रहा है, अगर यहाँ पे रॉड हीट खाता तो क्या होता बताओ, अनस्टेडी स्टेट, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है कि ये जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है उसका स्पेसिफिक हीट निग्लिजिबल है। ऐसे नहीं दिया होगा कि आपका जो स्टेडी स्टेट या अनस्टेडी स्टेट है डायरेक्ट गिवन नहीं रहता है। तो उन्होंने अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वो जो स्ट्रिप है या फिर रॉड है जिसके थ्रू हीट फ्लो हो रहा है उसका स्पेसिफिक हीट निग्लिजिबल है, उसका क्या मीनिंग है बताओ? निग्लिजिबल प्योर मतलब कंडक्टर। नहीं, स्पेसिफिक हीट नियरली इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब होगा कि वो खुद हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब बाय रॉड शुड बी जीरो। तो जब भी आपको स्पेसिफिक हीट निग्लिजिबल दिया है मतलब वो कौन सा स्टेट है, स्टेडी स्टेट, राइट। ज्यादा सोचेंगे नहीं, हम जैसे सॉल्व कर रहे वैसे सॉल्व करेंगे। बस वहां पे खुद रॉड का हीट इंक्रीज, मतलब रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऑल्दो उसमें से हीट फ्लो हो रहा है फिर भी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कन्विक्शन पे। देखो कन्विक्शन क्या होता है, कन्विक्शन का बस हमें अभी कॉन्सेप्ट देखना है, राइट। क्योंकि कन्विक्शन के जो न्यूमेरिकल्स है वो आते नहीं है एग्जाम। अनस्टेडी स्टेट में आपको बताया था ना विश्वजीत लास्ट क्लास में, अनस्टेडी स्टेट में क्या हो रहा था, ए और ये बी दो पॉइंट है, राइट, ए और बी। इधर से आपका हीट आ रहा है कितना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डी क्यू 1/dt, जा कितना रहा है डी क्यू 2/dt। तो हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय रॉड विल बी जितना आ रहा है माइनस जितना जा रहा है। तो ये dq1 और dq2 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए उस पॉइंट पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx, क्योंकि हम उस इंस्टेंट पे लेते हैं, उस इंस्टेंट पे कितने थिकनेस पे, dx थिकनेस पे, राइट। तो हमने किया था लास्ट क्लास में, देख लो आप एक बार।
कन्विक्शन, अगर आपका कंडक्शन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंडक्शन होने के लिए मेरे को कंडक्टर चाहिए, विदाउट कंडक्टर हवा में हीट कंडक्ट होगा तो उसको हम कंडक्शन बोलेंगे ही नहीं, राइट। अगर कोई मेटल कंडक्टर आया और उसमें से अगर हीट फ्लो हो रहा है तो उसी को कंडक्शन बोलेंगे। फिर कन्वेक्शन क्या है? देखो, अगर आपके पास एक हॉट बॉडी है, राइट, आपने इस हॉट बॉडी के अलोंग या फिर इसके अराउंड एयर का फ्लो दिया, फ्लो ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर है T2, हॉट बॉडी का टेम्परेचर है T1, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो आप मेरे को बताओ, ये एयर फ्लो जो है, एयर खुद हीट को क्या करेगा, लेके जाएगा अपने साथ, हॉट बॉडी को क्या करेगा बताओ, कोल्ड करेगा, टेम्परेचर कम करेगा हॉट बॉडी का। फ्लो ऑफ एयर, या फिर आप इससे वाटर का भी फ्लो ले सकते हो, फ्लो ऑफ वाटर, राइट। तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर around any body is known as convection। तो देखो, कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपको डिफरेंस पता चला? क्या डिफरेंस है? सिंपल, कि आपका जो कंडक्शन है उसमें क्या हो रहा है, मेटल के थ्रू हीट फ्लो हो रहा है, मेटल के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी के है। और कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, अगर आपका एयर आएगा या फिर वाटर का फ्लो आएगा तो वो किसी भी हॉट बॉडी को ठंडा कर सकता है, किसी भी हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम कर सकता है, इवन इंक्रीज भी कर सकता है, राइट। इस केस में क्या होगा, एयर का टेम्परेचर कम होते रहेगा और हॉट बॉडी का टेम्परेचर, सॉरी, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डिस्टिंग्विश करो अच्छे से, इसका कोई फॉर्मूला है तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पे dq/dt जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन ये जो एरिया है वो है सरफेस एरिया। क्यों सरफेस एरिया, बताओ मेरे को? टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। क्यों है सरफेस एरिया? कंडक्शन में क्या हो रहा था और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, हाँ बोलो इनवर्सली था। क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही था एरिया, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही था उधर, बस हमने उधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था। क्यों? देखो, कंडक्शन में क्या होता है, हाँ, फ्यूल इज प्रेजेंट अराउंड द बॉडी, तो पूरे बॉडी को कवर किया है फ्लूइड ने। आप डायरेक्शन क्या बोल सकते हो, हर डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, देखो सरफेस एरिया के थ्रू बस हीट बाहर निकल रहा है कैसे तो भी, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, राइट, इन ऑल डायरेक्शन। उधर जो हीट फ्लो हो रहा था वो बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो हो रहा था, मेटल के थ्रू, राइट, T1 टू T2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू। यहाँ पे होल ऊपर से भी निकलेगा, बाहर से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, फ्लैट सरफेस से भी निकलेगा, तो इसलिए हमने क्या लिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के थ्रू निकलता है। और डेफिनेशन तो वही है, dq/dl is also directly proportional to temperature difference T1 minus T2, ठीक है।
T1 माइनस T2 पे डिपेंडेंट है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला तो वही आएगा dq बाई dt। हाँ, यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बॉडी तो कुछ भी हो सकता है। बॉडी आपका ऐसे भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, राइट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट है h इंटू a इंटू T1 माइनस T2, जहाँ पे आपका h क्या हो जाएगा, कौन सा कांस्टेंट बताओ। k क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। राइट, कन्वेक्शन हीट कांस्टेंट या फिर कन्वेक्शन कांस्टेंट बोलेंगे इसको। इस पे वैसे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर भी आप थोड़ा देख लो कॉन्सेप्ट होता क्या है। ए क्या होता है इसमें, वो इम्पोर्टेंट है, और हीट फ्लो किसकी वजह से होता है। अगर आपका वाटर का फ्लो नहीं है, एयर का भी फ्लो नहीं है, तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा अभी हम देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। अभी ना उसमें फ्लो ऑफ एयर आता है, फ्लो ऑफ वाटर आता है, बस एक बॉडी आप एनवायरनमेंट में रख देते हो, ठीक है। तो देखो रेडिएशन क्या है, कन्वेक्शन आपको पता चला क्यों होता है, राइट, डिफरेंस कंडक्शन और कन्वेक्शन में, ठीक है। सीधा अब आते हैं रेडिएशन। अभी ना आपके पास कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर, जिसका कुछ कंडक्टिविटी होगा तो हीट फ्लो होगा। ना ही एयर का फ्लो है ना वाटर का फ्लो है, बस एक बॉडी है, उसको आपने एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा पूछ रहे हो क्या मोहित, रेडिएशन के बाद। हाँ सर। रेडिएशन के बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, है ना, सिंपल है। आपने केमिस्ट्री में किया होगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, बस ये केमिस्ट्री में था नहीं ना हीट ट्रांसफर, इसलिए। रेडिएशन में क्या होता है, एक बॉडी को बस आपने एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दिया, आपका ही बॉडी हो सकता है वो, राइट। इसका टेम्परेचर है सपोज T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। तो जब भी उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, अगर भी उसका टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो कंटिन्यूअसली वो क्या करता है, हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करता है। अब मैं रेडिएशन वहां पे क्यों बोल रहा हूँ, देखो, इन ऑल डायरेक्शन पॉसिबल, जितने भी डायरेक्शन होंगे पॉसिबल, सरफेस एरिया के थ्रू हीट फ्लो करेगा, निकलेगा बाहर सराउंडिंग में, राइट। जैसे आपका सन होता है, सन का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हीट वो एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ऐसे बोलते हैं जो हीट निकलता है बाहर, वो आइदर, उसका जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब आइदर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों फॉर्म में वो क्या करता है, बिलोंग करता है। पार्टिकल नेचर मतलब एक फोटॉन्स के थ्रू पार्टिकल 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 बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, छोटे छोटे पार्टिकल। और वेव के फॉर्म में अगर देखोगे तो ऐसे पूरा, फिर हम उसका कहानी देखेंगे कि वेवलेंथ कितना होता है, कैसे निकलता है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, राइट। आपने देखा होगा फिर हीट का जो आपका कलर है, राइट, वो इन जनरल क्या होता है, रेड। तो वो रेड क्यों होता है, आपको दिखता येलो है वो बाद में, राइट, थ्रू स्काइज, कैसे होता है देखेंगे हम। तो रेडिएशन आपको पता चल गया, रेडिएशन इज अ हीट ट्रांसफर
heat transfer in the form of radiation when any hot body is placed in contact या फिर in contact ही लिख दो चलेगा with surrounding। अगर सराउंडिंग के कांटेक्ट में आपने कोई भी बॉडी को रख दिया तो वहां पे होगा रेडिएशन। तो जो हीट है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट हो रहा है, निकल रहा है कहाँ से? हॉट बॉडी से। ठीक है, ये बस कॉन्सेप्ट देख लो कितना होता है, कैसे होता है, वो हम करेंगे पूरा कैलकुलेट। अभी क्या है, आपको पता है सन जो है वो सबसे ज्यादा हीट एमिट करता है, राइट? हीट एमिट करता है मतलब एनर्जी एमिट। ये सन है सपोज, इसने किया ई एनर्जी रेडिएट, राइट? ये आपका अर्थ सरफेस है, बताओ इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एनर्जी। मतलब ओजोन लेयर के थ्रू सब कम होके आया है, एनर्जी डिक्रीज, लेकिन कुछ तो एनर्जी है जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो फ्लैट सरफेस पे क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो ये जो एनर्जी है वो तीन फॉर्म में स्प्लिट होती है। अगर वो अर्थ सरफेस पे आएगी या फिर किसी भी सरफेस पे आएगी, तीन फॉर्म में स्प्लिट होगी, राइट? दिस इंसिडेंट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या हो जाएगा उसका? रिफ्लेक्ट, राइट? कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट, नीचे चला जाएगा। और कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा मतलब इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ और एनी सरफेस जहाँ पे वो हो रहा है, एब्जॉर्ब। तो आप क्या लिख सकते हो? इंसिडेंट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू थ्री डिफरेंट फॉर्म which are some part of energy is reflected, some part of energy is transmitted, and some part of energy is absorbed, right? जिसमें E आपका इंसिडेंट एनर्जी है, इसको आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड, ये आपका है ट्रांसमिटेड, एंड दिस विल बी योर एब्जॉर्ब एनर्जी। हाँ, रियलिटी में हमेशा इन तीन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आइदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट होगा, या फिर एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हमने एक बॉडी को डिस्कवर किया, ब्लैक बॉडी जिसको हम बोलते हैं, राइट? हाँ, नोट शेयर कर दूंगा, फिर भी आप साथ में लिखते रहो, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। क्या होता है, साथ में अगर आप करते हो, लिखते हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली आपको पता चलता है, राइट? बाद में देखने से अच्छा, बाद में भी देखो आप, जो छूटेगा आपका। फिर भी ब्लैक बॉडी क्या कॉन्सेप्ट है? ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी बोलता है कि ये जो आपका एनर्जी आ रहा है ना, इंसिडेंट बाहर से, जो भी बाहर से उस ब्लैक बॉडी पे जब भी एनर्जी इंसिडेंट होगा, तो बोलते हैं सारा का सारा एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, सब खा लेगा ब्लैक बॉडी, राइट? पूरा एनर्जी खा लेगा वो, अगर ब्लैक बॉडी है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी वहां पे हो जाएगा जीरो, ट्रांसमिटेड एनर्जी वहां पे हो जाएगा जीरो, और इंसिडेंट सारा का सारा कन्वर्ट हो रहा है एब्जॉर्ब। तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन ही यही है, इट विल एब्जॉर्ब टोटल एनर्जी जो भी इंसिडेंट हो रहा है, इट विल एब्जॉर्ब
टोटल इंसिडेंट एनर्जी। तो रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आइडियल केस में आप अज्यूम करते हो कि कोई ऐसा ब्लैक बॉडी है जो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। देखो, हाँ हाँ, आप खुद भी बना सकते हो ऐसे ब्लैक बॉडी। हम जब ब्लैक बॉडी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो, ऐसे एक वॉल बनाते हैं, राइट। और वॉल का जो आउटर सरफेस है उसको एडियाबैटिक कर देते हैं। एडियाबैटिक इन द सेंस कि वहां से कोई हीट इधर से उधर नहीं जाएगा, फ्लो नहीं करेगा, बाहर रेडिएट भी नहीं करता है, राइट। उसको एडियाबैटिक कर दिया और यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई या फिर इंसिडेंट एनर्जी यहाँ से आई। तो यहाँ से जब इंसिडेंट एनर्जी आएगी, इस यहाँ पे कोलाइड होगी, तो अगर आपको पता है ट्रांसमिट तो हो नहीं रहा, तो आइदर एब्जॉर्ब होगा या फिर रिफ्लेक्ट हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे, ऐसे, फिर इधर। तो आराम आराम से सारे रिफ्लेक्शन के बाद कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा, स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो, दिस विल बी योर मैन मेड ब्लैक बॉडी। ओनली स्मॉल ओपनिंग है सो दैट इंसिडेंट रेडिएशन या फिर इंसिडेंट एनर्जी उसके अंदर आए, राइट। फिर हमने एडियाबैटिक वॉल लगा दिया था जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगा बाहर की तरफ। अब दो ही पॉसिबल केस है, करेक्ट, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर तो राइज होगा, एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ब्लैक बॉडी का। यहाँ पे भी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था उसी ने सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, बाकी तो एनर्जी तो चली गई सरफेस को छोड़ के, ट्रांसमिट हुई इधर चली गई और रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली गई, लेकिन जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसी ने तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया ना। तो सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है जो भी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। बाकी दोनों एनर्जीज नहीं कर रही, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिट एनर्जी आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी। हाँ, देखो, ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट पता चला क्या। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है हमेशा कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन ये है कि इट विल एब्जॉर्ब ऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। फिर उससे उल्टा हम जाते हैं, इससे कंक्लूजन आता है जिसको आप डेफिनेशन मान लेते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे ब्लैक बॉडी सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट, वैसे जब वो एमिट करता है, अभी आपका ब्लैक बॉडी हॉट हो गया, ये ब्लैक बॉडी है सपोज, इसका टेम्परेचर है T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। अब ये जब एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, तब ये नॉर्मल बॉडी से भी ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा या फिर पावर एमिट करेगा, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। ब्लैक बॉडी जैसे सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही सारा का सारा एनर्जी क्या करता है, वो एमिट भी करता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, पावर और एनर्जी will emit by black body compared to normal body at given temperature। ठीक है, अगर ये ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T0 है, तो इसने P B अमाउंट ऑफ पावर रेडिएट किया, पावर रेडिएट, राइट।
इसी का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो लिखा है वही मैं आपको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। और एक नॉर्मल बॉडी आपके पास, उसका भी टेम्परेचर है T0, नॉर्मल बॉडी उसका भी टेम्परेचर है T0, और उसने किया अभी यहाँ पे PB1 ले लो, और यहाँ पे ठीक है PB लिखा है तो P ऑफ ब्लैक बॉडी है, पावर रेडिएट बाय, और Pn ले लो। दिस विल बी योर पावर रेडिएट बाय नॉर्मल बॉडी। तो बताओ किसका पावर ज्यादा होगा? एक आपके पास नॉर्मल बॉडी और एक ब्लैक बॉडी है। और ब्लैक बॉडी। एट गिवन टेम्परेचर लिखा है मैंने यहाँ पे, ब्लैक बॉडी का करेक्ट, क्योंकि ब्लैक बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर एमिट करता है एट गिवन टेम्परेचर कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी। तो योर पीबी विल ऑलवेज ग्रेटर देन पीएन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर T0 है, ठीक है। फिर भी ब्लैक बॉडी ज्यादा पावर रेडिएट करता है कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी। अब वो कितना करता है, कैसे करता है, उसका इक्वेशन क्या है, किस पे डिपेंड करता है, कितना हीट फ्लो होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी आप HCV के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक कर सकते हो, ठीक है। सर आपको भेजना है? अच्छा सॉल्यूशन बोल रहे हो क्या? हाँ। हाँ हाँ भेजो। वैसे मेरे को पता चल जाता है कि जब भी आप करोगे, अच्छा 32 तक आपने कर लिया ऋषि? 32 तक पूरा कंडक्शन है क्या, बताओ? ठीक है 32 तक करेंगे। जिनका HCV हो गया 32 तक, जिनका HCV सॉल्व हो गया वो झील का बुकलेट करेंगे, लेवल 1 और लेवल 2। कंडक्शन का लेवल 1 एंड लेवल 2, राइट। और जिनका झील बुकलेट भी हो गया वो मेरे को बताओ, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज। इसके बाद भी आपका कोई क्लास है क्या? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू मिलते सर। हैं नेक्स्ट क्लास। आई विल लीव द मीटिंग।